हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। ओके, आज के इस लेक्चर में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। ओके, जिसका नाम है राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम के बारे में आज इस लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एज वेल एज उसके फंक्शन के बारे में भी हम इन डिटेल जानेंगे। तो चलते हैं राइबोसोम के तरफ। ओके, सो राइबोसोम जो है ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कैसा ऑर्गेनेली है ये? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसे हम नेकेड ऑर्गेनेली ऐसे भी कहते हैं। ओके, इट इज ए नेकेड ऑर्गेनेली और इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसका मतलब इस ऑर्गेनेली के सराउंडिंग में आपको कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। सो इट इज ए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली और इट इज ए non-membrane bound organelle. It is also called as naked organelle. Okay, this organelle is majorly made up of two components. दो components से ये बनता है. Okay, it is a nothing but एक cellular machinery है. It is a cellular machinery. छोटा सा मशीनरी होता है ये सेल्यूलर मशीनरी और इट इज ए इंट्रासेल्यूलर मशीनरी। इसे हम क्या कहते हैं? एक इंट्रासेल्यूलर, जो सेल के अंदर आपको मिलेगा, इंट्रासेल्युलर मशीनरी है। एक इंट्रासेल्युलर मशीनरी है जिसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, जिसका मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, जो भी हम खाने में या जिम जो जाते हैं उनको भी पता होगा, जो प्रोटीन की हम बात करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को बनाने का काम ये राइबोसोम करता है। ओके, सो राइबोसोम इट इज द मेन ऑर्गेनेली विच प्रोड्यूस द और सिंथेसाइज द प्रोटीन। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करता है। सो इट इज ए इंट्रासेल्युलर मशीनरी और ये मशीनरी मेजरली दो कंपोनेंट से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और दूसरा प्रोटीन। ओके, इन दोनों से मिलाकर ये मशीनरी बनता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, सो ये हो गया राइबोसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में और राइबोसोम क्या करता है उसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। अभी हम राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, राइबोसोम की जो डिस्कवरी थी, द फर्स्ट टाइम राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड। ओके, डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। कहां पे डिस्कवर किया था? राइबोसोम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी प्लांट सेल में। कब किया था? अराउंड 1953। इन 1953 में प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट टाइम राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया गया दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है, एक है रॉबिन्सन, ओके, एक है रॉबिन्सन और दूसरा है ब्राउन। ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम प्लांट सेल्स में राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। ओके, राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। उसके बाद एनिमल सेल्स में भी राइबोसोम्स दिखे और एनिमल सेल्स में भी राइबोसोम्स की खोज हुई अराउंड 1955 में। ओके, उसके 2 साल बाद आपको एनिमल सेल्स में भी राइबोसोम्स की खोज हुई और वो खोज किसने की? पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने। ओके, पैलाडे इस साइंटिस्ट ने 1955 में एनिमल सेल्स में भी राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। ओके, सो इस तरह यह हो गई राइबोसोम की डिस्कवरी। ओके, राइबोसोम फर्स्ट टाइम वाज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल, उसके बाद वो ऑब्जर्व हुआ एनिमल सेल में भी। ओके, एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम इन दोज सेल्स। ओके, अभी हम बात करते हैं उसके लोकेशन या पोजीशन के बारे में। ओके, राइबोसोम आखिर सेल में होता कहां पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, अभी आते हैं हम लोकेशन की तरफ। ओके, लोकेशन की तरफ जाने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। राइबोसोम जो होता है वो आपको दोनों टाइप के सेल में मिलेगा। कौन से दो टाइप? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दोनों सेल में आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। ओके, तो इन दोनों सेल में राइबोसोम कहां पे मिलेंगे, कहां पे पाए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। ओके, जब हम पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट के बारे में, इन प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेंटर में है, दिस इज अ न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल और बाकी का जो रहेगा वो साइटोप्लाज्म। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको जो राइबोसोम्स मिलेंगे
वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे एंड दे आर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म। ओके, साइटोप्लाज्म में वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स की तरह वो आपको साइटोप्लाज्म में दिखेंगे। वेर एज यूकैरियोट में, यह है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलेंगे। ओके, यूकैरियोट्स में राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म में तो मिलेंगे ही। ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं रेड डॉट्स, साइटोप्लाज्म में आपको राइबोसोम मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी के साथ राइबोसोम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउट मेम्ब्रेन पे भी मिलेंगे, जिससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। दिख रहा है यहाँ पे रेड डॉट्स। ओके, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसके बारे में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेक्चर में भी पढ़ा था। ओके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी आपको राइबोसोम मिलेंगे, उसी के साथ साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे। और कुछ राइबोसोम्स आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर एनवलप होता है जो न्यूक्लियर एनवलप के आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, उसी के साथ राइबोसोम्स, कुछ दूसरे तरफ के राइबोसोम आपको दूसरे ऑर्गेनेलिज में भी मिलेंगे इन यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल में आपको राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। उसी के साथ आपको क्लोरोप्लास्ट में भी आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। ओके, अभी हम स्पेसिफिकली बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। ओके, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। ओके, 70S टाइप के होते हैं। ओके, वेरएज इन यूकैरियोट्स में आपको 80S टाइप, उसी के साथ 70S टाइप के भी राइबोसोम मिलेंगे। ओके, अभी ये 70S 80S क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद ध्यान में रखिए कि 70S जो राइबोसोम्स होता है वो सिर्फ आपको प्रोकैरियोट में मिलेंगे, या ऐसे कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स में आपको सिर्फ 70S राइबोसोम मिलेंगे, वेरएज इन यूकैरियोट्स में आपको दोनों टाइप्स के राइबोसोम मिलेंगे। 70S टाइप के भी राइबोसोम मिलेंगे और 80S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। ओके, मेजरली जो 80S राइबोसोम होते हैं, जो बड़े राइबोसोम्स होते हैं, वो आपको साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलेंगे। ओके, जो 80S राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलेंगे। वेराज ये जो ऑर्गेनेलिज के अंदर आपको राइबोसोम होते हैं वो 70S की टाइप के होंगे। ओके, 70S के टाइप के ऑर्गेनेली राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, वेराज बाकी जो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो राइबोसोम रहते हैं वो राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। ओके, ये हो गया उसके लोकेशन और पोजीशन के बारे में। ओके, अभी हम बात करते हैं उनके साइज और नंबर्स के बारे में। ओके, प्रोकैरियोट्स में जनरली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में ये जो राइबोसोम होते हैं उनका साइज होता है लगभग 20 नैनोमीटर। ओके, साइज होता है 20 नैनोमीटर, वेरएज यूकैरियोट्स में उनका साइज होता है 20 to 24 नैनोमीटर के रेंज में। ओके, 20 to 24 नैनोमीटर के रेंज में। ओके, सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम का साइज हमने देखा। ओके, यूकैरियोट में थोड़े बड़े साइज के आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं नंबर के बारे में। ओके, प्रोकैरियोट सेल में आपको लगभग 10 से 15,000 राइबोसोम एक सेल में मिलेंगे, वेरएज इन यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं आपको मिलियंस में मिलेंगे। ओके, एक सेल में मिलियंस से ज्यादा आपको राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। ओके, ये हो गया राइबोसोम के साइज और नंबर के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल सेल, एक सेल के बारे में। ओके, अभी हम बात करते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अभी हम बात करते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम। ओके, ये है राइबोसोम का डायग्राम। ओके, तो ईच राइबोसोम, कोई भी राइबोसोम, द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक बड़ा ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है उसे लार्ज सब यूनिट कहते हैं, और ये जो छोटा ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है उसे हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ओके, सो कोई भी राइबोसोम हो, आइदर वो 70S का हो और 80S का हो, दे बोथ आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स। एक है लार्ज सब यूनिट जो बड़ा होता है, और दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। अभी इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो कोई भी सब यूनिट हो, फाइनली ओवरऑल ये जो पूरा राइबोसोम है ये मेडअप ऑफ, वो किससे बनता है, एक आरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं,
और दूसरा प्रोटीन पार्ट। ओके, इन दोनों से मिलाकर ही ये दोनों सब यूनिट्स बनते। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अभी हम दो टाइप के जो राइबोसोम हमने पढ़े थे, जो 70S और 80S, उन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आखिर ये डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट टाइप प्रिपेयर किया है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम दिख रहा है ये 70S का है और दूसरा जो कॉलम है 80S का है। ओके, यहाँ पे S जो लिखा है वो स्वेडबर्ग यूनिट को दर्शाता है। ओके, इट इज अ स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, उसे हम स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट कहते हैं। ये कोएफिशिएंट जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन फिनोमिना में यूज किया जाता है। ओके, जिसका कोएफिशिएंट, जिसका स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट हाइयर होगा वो उतना हेवी होगा और वो इतना जल्दी सेटल होगा। ओके, सो ये कोएफिशिएंट दिया हुआ है जो 70S और 80S जो दिया हुआ है, इसका मतलब जो 80S राइबोसोम होता है वो थोड़ा हेवी होता है और ज्यादा इजीली वो सेटल डाउन हो जाता है इन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, वेयर 70S राइबोसोम है वो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा हल्का होता है इस कंपेयर टू 18S राइबोसोम। ओके, सो S जो डिनोट करता है, इट इज ए स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट विच डिनोट्स द सेटलिंग एबिलिटी और सेडिमेंटेशन एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, कोई भी यूनिट है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका सेडिमेंटेशन रेट वो डिफाइन करता है। ओके, हायर द एस वैल्यू वो ज्यादा जल्दी सेटल होगा। ओके, लोअर द एस वैल्यू वो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, बात समझ में आई? ये हो गया स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट। ओके, अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल 70S और 80S के बारे में। ओके, पहले हम जानते हैं 70S राइबोसोम के बारे में। ओके, 70S जो राइबोसोम है, दिस 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, एक लार्ज सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉल सब यूनिट। ओके, 70S राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है उसे 50S सब यूनिट कहते हैं और स्मॉल सब यूनिट होता है उसे 30S सब यूनिट कहते हैं। ओके, इन द सेम वे 80S राइबोसोम में जो लार्ज सब यूनिट होता है उसे 60S सब यूनिट कहते हैं और जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसे 40S सब यूनिट कहते हैं। ओके, अभी हम फोकस करते हैं 70S के इसमें। ओके, 70S राइबोसोम बनने के लिए ये 50S और 30S राइबोसोम दोनों मिल जाते, एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद वो 70S राइबोसोम बनाते। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 50S और 30S दोनों को मिलाएंगे तो 80S बनता है मैथमेटिकली, बट एक्चुअल वे में, जब एक्चुअल इन सेल में जब ये दोनों स्ट्रक्चर मिलते, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो मिलते, तो वो थोड़ा सा स्मॉलर साइज का स्ट्रक्चर बनता है, नॉट दी बिगर साइज स्ट्रक्चर। सो आपको जो भी यूनिट मिलेगा, जो राइबोसोम मिलेगा, वो 70S का मिलेगा, ना 80S का। ओके, 50 + 30 कितना होता है? 80। सो 80 यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए, पर वो 80 नहीं आता, वो थोड़ा स्मॉलर सब यूनिट का स्मॉलर स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसे 70S सब यूनिट कहते हैं। ओके, अभी इस 50S सब यूनिट, या 50S सब यूनिट हो या 30S सब यूनिट, कोई भी दोनों सब यूनिट हो, वो आखिर बनते कैसे? वो दोनों आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। अभी उन दोनों में आरएनए और प्रोटीन क्या कौन कौन से, वो हम जानेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ 50S सब यूनिट की। 50S सब यूनिट में दो तरह के आरआरएनए पाए जाते हैं, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए, एक है 5S आरआरएनए 20 और दूसरा है 23S आरआरएनए। ओके, यस का मतलब यहाँ पे भी स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, और इस 50S लार्ज सब यूनिट में, 50S लार्ज सब यूनिट में लगभग आपको 40 डिफरेंट टाइप, 40 प्रोटीन्स मिलेंगे आपको। ओके, अभी हम आते हैं 30S सब यूनिट के। 30S सब यूनिट में आपको 16S राइबोसोमल आरआरएनए मिलेगा, वेरज उसमें आपको 21 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल 70S राइबोसोम है वो टोटल 3 आरएनए से मिलाकर बनता है, एक 5S, 23S और 16S आरआरएनए से बनता है, और लगभग 40 + 21, सो लगभग 61 प्रोटीन से वो मिलाकर 70S यूनिट बनता है। ओके, सो जब मैं 70S राइबोसोम जब मैं बात करता हूं तो उसमें आपको ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए मिलेंगे और लगभग 61 आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। ओके, उसी तरह हम बात करते हैं अब 80S राइबोसोम्स के बारे में। 80S राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है 16S और स्मॉल सब यूनिट है 40S। ओके, यहाँ पे भी इन दोनों को मिला के 100S होना चाहिए, बट मैंने कहा था जब जो जुड़ जाता है उसका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए उसका
सर्वर कोएफिशिएंट ATS आएगा। ओके, सो ATS राइबोसोम में दो पार्ट्स है, एक लार्ज सब यूनिट 16S और स्मॉल सब यूनिट जो मतलब नीचे वाला वो होता है 14S। ओके, अभी 16S में दो तरह के RRNA मिलेंगे, एक 5.8S और दूसरा 20S RRNA, वेरस उसमें प्रोटीन लगभग 50 प्रोटीन आपको 49 to 50 प्रोटीन आपको मिलेंगे, वेरस इन 40S सब यूनिट में आपको 18S RRNA मिलेगा और प्रोटीन लगभग 33 प्रोटीन आपको मिलेंगे। ओके, सो इस तरह ATS राइबोसोम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA, 3 डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोमल RNA होंगे, 5.8, 20S और 18S, और लगभग 83 प्रोटीन से वो बना हुआ होता है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम ऑफ बोथ द टाइप, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ओके, दिख रहा है, ये है बड़ा लार्ज सब यूनिट और ये है छोटा सब यूनिट। ओके, अभी हम हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ओके, राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। अभी इस राइबोसोम की सिंथेसिस के बारे में और उसके असेंबली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आखिर ये जो राइबोसोम होता है वो बनता कहाँ पे और वहां असेंबल कहाँ पे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, इस राइबोसोम को बनाने के लिए भी राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। ओके, सो वो कैसे अब हम जानेंगे। ओके, ये है सेल। ओके, कोई भी सेल कंसिडर कर दो, दिस इज अ सेल, जनरली कंसिडर इट एज ए यूकैरियोटिक सेल। ओके, जब हम इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं उसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस जो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस में ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस। ओके, जिसके बारे में हमने बात की थी। ओके, न्यूक्लियोलस प्लेज मेजर रोल इन राइबोसोम असेंबली। ओके, उसके तरफ हम आते हैं, पहले हम बात करते हैं डीएनए। ओके, न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेगा, डीएनए से डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनते हैं। ओके, ये एमआरएनए ब्लू कलर का और ये ब्लैक कलर का आरआरएनए। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए बनते हैं, उसमें से एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो राइबोसोम्स होते हैं, भले वो साइटोप्लाज्म में हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हो, वहां पे आने के बाद उस राइबोसोम का काम क्या है, वो राइबोसोम जिसे मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया। ओके, यहाँ पे है राइबोसोम है, इस राइबोसोम में ये जो बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा रेड कलर का वो लार्ज सब यूनिट, ये ग्रीन कलर का स्मॉल सब यूनिट, और बीच में जो गया है उसे हम एमआरएनए कहते हैं। ओके, वो है एमआरएनए। ओके, तो ये राइबोसोम क्या करता है, इस एमआरएनए को अटैच होता है, एमआरएनए को अटैच करता है और एमआरएनए पे जो जेनेटिक कोड है उसको ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके वो प्रोटीन बनाता है। ओके, वो प्रोटीन बनाता है, और वो कौन से प्रोटीन, एक लार्ज सब यूनिट के प्रोटीन और स्मॉल सब यूनिट के प्रोटीन बनाता है। देन दीज प्रोटीन अगेन एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद वो राइबोसोम से मिलते हैं एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के यहाँ पे वो मिलते हैं और असेंबल हो जाते हैं। असेंबल होने के बाद एज ए राइबोसोम यूनिट वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं। ओके, असेंबल होके वो यहाँ पे असेंबल होंगे, असेंबल होके यहाँ से आपको राइबोसोम जो कंप्लीट असेंबल हुआ राइबोसोम, जिसमें प्रोटीन्स एज वेल एज उसके साथ आपको आरएनएस भी मिलेगा, वो सारे असेंबल होके राइबोसोम न्यूक्लियोलस की जगह पे असेंबल होके वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। ओके, सो ये हो गए राइबोसोम की असेंबली। ओके, राइबोसोम कैसे सिंथेसिस होता है और राइबोसोम असेंबल कैसे होता है। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, राइबोसोम्स के इंट्रो के बारे में, उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, उसके लोकेशन के बारे में पढ़ा, उसके साइज और नंबर के बारे में पढ़ा, उसके साथ उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में भी जान गए, और उसके असेंबली और सिंथेसिस और असेंबली कैसी होते हैं वो भी जाना है। ओके ओके गाइस, तो अभी हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स के फंक्शंस के बारे में। ओके, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, स्टार्ट में ही, लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था मैंने, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है वो हम अब देखेंगे। ओके, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, कोई भी प्रोटीन हो, इट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ओके, मेजरली इट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ओके, सो एक एमिनो एसिड्स एक दूसरे को
ज्वाइन करने के लिए एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड को ज्वाइन करके ऐसे लंबा चेन जो बनाएगा उसे हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं. ओके, सो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन ईच अमीनो एसिड्स. ओके, अमीनो एसिड को जोड़ने का जो काम करता है जिससे प्रोटीन बनता है. ओके, सो प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड का जो चेन बनाने का जो काम होता है वो काम ये राइबोसोम करता है. ओके, ये जो काम है वो राइबोसोम करता है. ओके, इस प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में इन डिटेल हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे. ओके, अभी ओवरऑल इन शॉर्ट में मैं बेसिक प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा कैसे होता है उसके बारे में इन शॉर्ट में बताऊंगा. ओके, उसके लिए मैं पहले एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूं. ओके, ये है राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट जिसे हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं. ओके, उसके बाद उसके नीचे में छोटा सब यूनिट ड्रॉ करता हूं. ये छोटा सब यूनिट जिसे हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं. ओके, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके, यूजुअली लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दीज टू यूनिट्स कम टुगेदर एंड दे फॉर्म्स ए कंप्लीट राइबोसोम. और जब एक कंप्लीट राइबोसोम जब बनता है तब mRNA जो ट्रांसक्राइब हुआ होता है, the mRNA will come, okay, mRNA will come and attaches to this ribosome. Okay, इस राइबोसोम को अटैच होता है. ओके, इस अटैचमेंट में मेजरली स्मॉल राइबोसोम यूनिट, ओके, जो स्मॉल यूनिट होता है, द स्मॉल यूनिट प्ले है मेजर रोल इन रिकॉग्निशन ऑफ mRNA. ये जो mRNA होता है इस mRNA के रिकॉग्निशन में और उसको उसके स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने में ये स्मॉल यूनिट मेजर रोल प्ले करता है. ओके, जो स्मॉल यूनिट हमने ग्रीन से दिखाया था, ओके, ये जो स्मॉल सब यूनिट प्ले मेजर रोल इन द डिटेक्शन ऑफ mRNA और अटैचमेंट ऑफ mRNA एंड स्टार्टिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, प्रोटीन सिंथेसिस का जो स्टार्ट कोडॉन डिटेक्ट करने में ये छोटा सब यूनिट मेजर रोल प्ले करता है. ओके, उसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो स्टार्ट कोडॉन था वो एक बार दिख गया, उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है वो दिस लार्ज सब यूनिट ये करता है. ओके, तो लार्ज सब यूनिट प्ले मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो उससे पहले mRNA के अटैचमेंट और इनिशियल कोडॉन, ओके, इनिशिएशन कोडॉन के डिटेक्शन में स्मॉल यूनिट काम आता है. ओके, सो ये अभी लार्ज सब यूनिट के बारे में हम देखते हैं. ओके, लार्ज सब यूनिट में थ्री डिफरेंट जो क्या होते हैं, थ्री डिफरेंट आपको साइट्स मिलेंगे. लार्ज सब यूनिट में थ्री डिफरेंट साइट्स मिलेंगे, ऐसे एक्टिव साइट्स भी कहते हैं. ओके, यही साइट्स में पहला साइट होता है ए साइट, ओके, जिसे एक्सेप्टर साइट कैसे करते हैं. ओके, दूसरा साइट होता है पी साइट जहां पे पेप्टिडिल सिंथेटेज साइट कहते हैं. ओके, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. और तीसरा साइट होता है एग्जिट साइट. ओके, तो ए, पी और ई साइट जो है, दीज आर द साइट स्पेसिफिकली फॉर द टीआरएनए. ओके, यहाँ पे एक्सेप्टर साइट में टीआरएनए इनिशियली आता है, फिर वो पेप्टिड पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है. पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद टीआरएनए उस एमिनो एसिड को छोड़ता है और यहां से एग्जिट हो जाता है. ओके, इस तरह यहाँ पे आपको चेन ऑफ एमिनो एसिड्स आपको मिलेंगे. ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो ये एमिनो एसिड का चेन जो बनता है उसे हम प्रोटीन कहते हैं. ओके, इस तरह स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों मिला के प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं. ओके, सो राइबोसोम का मेन काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ओके, सो इस प्रोटीन सिंथेसिस जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उस प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम इन डिटेल आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले. तो अब तक सिर्फ राइबोसोम का काम याद रखने के लिए बस इतना याद रखिए कि राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, उसमें थ्री साइट्स होते हैं, ए, पी और ई साइट. ओके, और छोटा सब यूनिट जो होता है, स्मॉल सब यूनिट, वो mRNA के अटैचमेंट में और इनिशिएशन कोडॉन के डिटेक्शन में काम आता है. वेयर लार्ज सब यूनिट जो है एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस या अमीनो एसिड की ज्वाइनिंग में वो मेजर रोल प्ले करता है. ओके, सो ये हो गया राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में. ओके, सो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राइबोसोम के
इन डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हमने जाना।